स्टूडेंट्स इस लेसन में अगेन जैसा कि हम क्वेश्चन सीरीज़ हमारी चल ही रही है, एमपी सेट और नेट दोनों के लिए इक्वलेंट है ये लेसन। हमारे क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगेन न्यू क्वेश्चंस, यूनिकनेस, एनालिसिस साथ में हम करते भी चल रहे हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हम इस तरह से इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि हमें एट अ टाइम वो हमको लर्न हो जाते हैं, हमको दोबारा उनको देखने की, पढ़ने की, जाकर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ इसी तरह से हमारा ये चैप्टर चलता है आगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सैमुअल पेपेज बिगिन हिज डायरी। हमको हर आंसर्स को इस तरह से पढ़ना होता है कि हमको उसी समय वो लर्न हो जाए। तो सैमुअल पेपे एक डायरिस्ट है, ओके, जो डायरी लिखते हैं उनको डायरिस्ट कहते हैं। डायरिस्ट है, इनका लाइफ स्पैन है 1633, ओके, इस सेंचुरी के हैं ये, 17 सेंचुरी के हैं ये, ओके, एंड टू 1703 ये इनका लाइफ स्पैन है। सैमुअल पेपे जो कि एक डायरिस्ट है, इन्होंने पूछना अपनी डायरी कब लिखना स्टार्ट करी थी। सो ही स्टार्टेड इस डायरी ऑन न्यू ईयर्स 1660, ओके, 1660। क्यों, इनका जो बर्थ है वो 1633 है, तो उसके बाद इन्होंने 27 का एज में इस तरह से अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करा था। एंड ये जो डायरी है इसको इम्पोर्टेंट क्यों बता रहे हैं, सैमुअल पेपेज जो डायरिस्ट है, इस डायरी से पता चला था रेस्टोरेशंस लंदन के कल्चर के बारे में। एंड वहाँ का जो इंग्लैंड लंदन में जो ग्रेट प्लेग हुआ था, ग्रेट फायर ऑफ लंदन, ऑल दिस इंफॉर्मेशन हमको यहाँ इस डायरी से मिल गई थी लिटरेचर के प्रोस्पेक्टस से, ओके। अच्छा, 1660 से लिखी कब तक थी, तो 1669 अंटिल 1669 में 31 तक की ये डायरी है, ओके। अगर जब स्टार्टिंग पूछी जा रही है तो बिगिन पूछा जा रहा है तो एंड में आ सकता है ना क्वेश्चन। तो 1669 तक लिखा था इन्होंने ये डायरी को। न्यू ईयर्स डे 1 जनवरी से स्टार्ट किया था, 31 मई 1669 तक लिखा था, ओके। सैमुअल पेपेज, पिप्स जो होते हैं, जैसे कि आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ये जो डायरी लिखते हैं, ओके, डायरिस्ट होते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, On which of the following author has Peter Ackroyd not written a biography? अब ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई, पीटर एक्रॉयड क्या सबके ऊपर बायोग्राफी लिखते हैं? इन्होंने कुछ बायोग्राफीज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, राइटर्स पर लिखी हैं, ओके। ये एक बायोग्राफिस्ट है। एंड तो इनकी जो बायोग्राफीज हैं, इनका जो बॉर्न है पहले तो देख लेते हैं ये कितने पुराने हैं। इनका बॉर्न 1949 पे, ज़्यादा पुराने नहीं है ये। बॉर्न ही लिखा है इनका, डेथ नहीं है, तो अभी अलाइव हैं। इंग्लिश बायोग्राफिस्ट हैं ये। इन्होंने जो बायोग्राफी लिखी है वो देखिए, इन्होंने, इसमें हमको आंसर हो जाएगा आपका डी है इसका आंसर। W.B. यीट्स पर इन्होंने नहीं लिखी है। बाकी आपको मिल जाएगा चार्ल्स डिकेंस, विलियम ब्लेक, T.S. इलियट, इसके अलावा चार्ली चैपलिन, थॉमस मूरे, इन सब पर इन्होंने बायोग्राफी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स, ओके, was called the Auden group because they develop a style and viewpoint similar of that W.H. Auden। देखिए, W.H. Auden के स्टाइल को फॉलो करने वाले जो राइटर्स थे उन सबको मिला के ऑर्डन ग्रुप का नाम दे दिया गया। तो इनमें से कौन है जो ऑर्डन ग्रुप में नहीं आते हैं? आंसर कौन सा ऑर्डन ग्रुप है एक्चुअली? सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुइस मैकने एंड C.D. ल्यूइस, स्टीफन स्पेंडर, ये आपके हो जाते हैं इसमें। तो बाकी आप देखिए इसमें जो हमारे ऑर्डन भी हैं, W.H. ऑर्डन, विस्टन ह्यूज ऑर्डन इनका फुल नेम है। इनका लाइफ स्पैन है 1907 टू 1973, 73 इनका डेथ है। और ये एक ब्रिटिश अमेरिकन पोइट है, ओके। ऑर्डन ग्रुप इन्हीं को है। अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश एंड आयरिश राइटर एक्टिव इन 1930। ये जो ग्रुप है ये वो है ब्रिटिश एंड आयरिश राइटर ग्रुप है, और एक्टिव कब था ये? 1930s के टाइम। दैट इंक्लूडेड ऑफ W.H. ऑर्डन। अब इस ग्रुप में अगर हम कहें ऑर्डन ग्रुप में ऑर्डन है, यस, हाँ बिल्कुल है। एंड ल्यूइस मैकने, C.D. ल्यूइस एंड स्टीफन स्पेंडर, ये आपके 4 हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डन एंड प्लस उनके 3 फोर्स, लुइस मैकनेस, C.D. ल्यूइस एंड स्टीफन स्पेंडर, S.C. and L। नेक्स्ट क्वेश्चन, when one line of poetry runs into the next with no punctuation to slow the reading, it is a case of enjambment। enjambment जो एक लिटरेरी डिवाइस है स्टूडेंट्स, enjambment की यहाँ क्वेश्चन जो आया है, ये क्या होता है कि आपका कोई स्टैंजा चल रहा है, पोएम है, पोएम में स्टैंजा चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक सेंटेंस के रूप में यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है, और इधर आपको फुल स्टॉप भी लगा मिल जाएगा पोएम में, बट लाइन्स ब्रेक हैं,
ओके तो उसको एंजम्बमेंट कहते हैं। व्हेन इन अ स्टेंजा सेंटेंस इज कंटिन्यू इन 2 or 3 लाइन्स, ओके दैट इज कॉल्ड एंजम्बमेंट। इन 1 लाइन ऑफ पोइट्री रन्स इनटू द नेक्स्ट, देखो लिखा है ना, दूसरी लाइन में, दूसरी एक जो लाइन है नेक्स्ट में रन कर जाती है, उसमें कोई पंक्चुएशंस नहीं होता क्योंकि सेंटेंस है ना, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो जहाँ ख़त्म होगा वहाँ फुल स्टॉप लगा मिलेगा। टू स्लो द रीडिंग it is a case of enjambment. Okay, this is an important figure of speech. Next question. So the question is, which of the following is not a characteristics of Victorian age? Victorian age की characteristic कौन सी नहीं है? तो अब जो है यहाँ हमको वो पता चल जाएंगे, अच्छी बात ये है। तो कौन सी नहीं है? सी इसका आंसर है रोमांटिक फोकस ऑन होम एंड फैमिली। ये रोमांटिक फोकस घर परिवार के बारे में इस एज में नहीं लिखा गया है। अच्छा क्या लिखा गया है वो देख लेते हैं। द राइज ऑफ हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड एम्फोसिस ऑन स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड सोशल बिहेवियर। ये सोशल बिहेवियर है, इंडस्ट्री, घर परिवार के अलावा जो भी उस पर लिखा गया है। एंड द ग्रोथ ऑफ रूरल ट्रेडिशंस एंड मूवमेंट फ्रॉम लार्ज सिटीज़। ओके रूरल ट्रेडिशन। तो विक्टोरियन एज का टाइम आपका कितना है? तो देखिए 1837 to 1901। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, आपका एक लाइक कईयों तक मेरा इस चैनल को, मेरे लेसन को पहुँचा सकता है, जिससे कि उनकी हेल्प हो सकती है। आपका एक कमेंट भी कई स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है, क्योंकि एक बार जब कोई बच्चा नया जो स्टूडेंट्स होते हैं नया लेसन नया वीडियो ओपन करते हैं ना, तो वो जल्दी से कमेंट पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है। उससे उनको आधी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि अच्छा ये इस बारे में है, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्लीज़ आप लोग देख चुके होते हो तो एक बार कमेंट करके कंटेंट के बारे में बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा ना। चलिए तो ये आपका विक्टोरियन एज हो गया 1837 to 1901। और इसमें होम फैमिली रोमांटिक फोकस छोड़कर आपका सोशल के बारे में है, इंडस्ट्री और रूरल के बारे में बात होती है। इन द हार्ट ऑफ मिडिलटन, In the heart of Midlothians, Walter Scott deals with the real political and personal details. देखिए बात नाम में हार्ट है लेकिन डील कर रहे हैं पॉलिटिक्स से, पर्सनल डिटेल्स से। बट नोटेबल अमंग हिज कैरेक्टर इन द डिपिक्शंस ऑफ व्हाट, किसका डिपिक्शन कर रहे हैं इसमें इन्होंने? तो क्वीन कैरोलाइन इसका आपका आंसर हो जाएगा। द हार्ट ऑफ मिडलॉथियंस जो वॉल्टर स्कॉट का वर्क है, ये एक नॉवल है, ये हिस्टोरिकल नॉवल है। ओके 4 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है और 1818 में ये पब्लिश हुआ है। क्वीन कैरोलाइन का इन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है पॉलिटिकल एंड पर्सनल डिटेल के बारे में। क्वेश्चंस ऐसे दिए होते हैं कि हमें उसी से ही 4 बातें और सीखने को मिल जाती हैं, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो। ठीक है तो हमको इसमें याद कर लेना है वॉल्टर स्कॉट द हार्ट ऑफ मिडलॉथियंस। स्कॉट वॉल्टर बात कर रहे हैं, ये हार्ट है तो देख लीजिए क्वीन कैरोलाइन की बात कर रहे हैं। ओके क्वीन की बात कर रहे हैं, कौन सी क्वीन है? कैरोलाइन। ऐसे आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Chaucer's first work, The Book of the Duchess, is a dream poem on the death of। तो चौसर का फर्स्ट वर्क है, पहली बात द बुक ऑफ डचेस। ओके और ये क्या है, एक इसका एक और टाइटल है, ये पोएम्स हैं, ये पोएम वर्क है, एक ड्रीम पोएम है, लिखा भी है। किसकी डेथ पर ये बात कर रहे हैं? तो डचेस ऑफ लैंचेस्टर। ओके और इसका एक और टाइटल है द डेथ ऑफ ब्लॉन्चेस। डेथ मतलब बंद हो जाना, तो ये भी इसका टाइटल है। तो द बुक ऑफ डचेस चौसर का वर्क है, पब्लिश हुआ था 1368 में ये वर्क। ओके चौसर है इसमें। एंड डचेस होते हैं, क्वीन होते हैं, तो डचेस ऑफ लैंचेस्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए चौसर ER लैंचेस्टर ER, कुछ भी कनेक्ट करके याद करना है हमको, तो आंसर लगाना है एग्ज़ाम में। चीज़ें तो हमारे अंदर आ ही जाती हैं फ्यूचर के लिए। सो ये सारे आंसर थ्योरीज हम जब पढ़ते हैं ना, हमें सब कुछ याद होता है। हमारे सामने अगर क्वेश्चन आता है, ऑप्शंस आते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, तो हम 100% लगा पाते हैं। ठीक है कनेक्ट करके इसीलिए बता देते हैं उस समय कि आपके माइंड में कहीं फिट हो जाए। माइंड बहुत स्वीट चीज़ है ना, इसको हमको अपने हिसाब से समझाना होता है। हर चीज़ हम बिल्कुल डीप और ऐसा नहीं समझाना भारी भरकम नेट के नाम लेकर। नेट के नाम से समझाएंगे तो उसको ज़्यादा टफ लगेगा, नहीं हमको इजी समझाना होता है। और वॉज चार्ल्स लैम्ब्स कनेक्शन विद इंडिया।
चार्ल्स लैम्ब का इंडिया से क्या कनेक्शन है? सो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में वर्क किया था एज अ क्लर्क, तो वही है। देखिए ही वॉज अ क्लर्क फॉर, अब इसमें थोड़ा डाउट है, 33 है और कहीं 24 लिखा हुआ है। आप लोगों को बताइए आप लोगों को कौन सा करेक्ट लग रहा है, क्योंकि मैंने सर्च मारा है जब, तो वहाँ 25 ईयर्स लिखा है, यहाँ 33 है। आप लोग भी कमेंट करके करेक्ट आंसर को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ही वॉज अ क्लर्क फॉर ईयर्स इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्होंने वर्क किया था। चार्ल्स लैम्ब इंग्लिश एसेइस्ट हैं। एसेज ऑफ इलिया इनका पेन नेम है। इलिया इनका पेन नेम है। इनका लाइफ स्पैन है 1775 बॉर्न है, 1834 इनका डेथ है। ओके, इनका करियर एज अ क्लर्क था और इनका फेमस वर्क है एसेज ऑफ एलिया इन्हीं का ही पेन नेम है। चार्ल्स लैम्ब एसेज हैं ये आपको, जैसे कि फ्रांसिस बेकन है फादर ऑफ एसेज कहलाते हैं, ये प्रिंस ऑफ एसे कहलाते हैं चार्ल्स लैम्ब, मेरे राजकुमार, ठीक है। फादर वो हुए तो इनको राजकुमार बोलिए, एसेस्ट हैं ये भी। फाइंड द ऑड वन एमंग द मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स। मार्क्सिस्ट हो गए या मार्क्सवादी हो गए, तो वो क्रिटिक जो है इनमें से कौन सा नहीं है? तो आंसर इस आपका हो जाएगा नॉर्थरॉप फ्रेयर। नॉर्थ ऑफ फ्रेयर नहीं है आपका आंसर। और ये जो मार्क्सिस्ट है, फादर ऑफ मार्क्सिस्ट हमारे कार्ल मार्क्स कहलाते हैं। कार्ल मार्क्स का नाम हमने सभी ने सुना है, ठीक है, कार्ल मार्क्स। और ये मार्क्सिस्ट क्या है? एक अप्रोच है, एन अप्रोच टू डायग्नोसिंग पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना, पॉलिटिकल प्रॉब्लम को, अप्रोच उस टाइप का था। तो मार्क्सिस्टवादी वही थे। तो मार्क्सिस्ट में कौन कौन से क्रिटिक हैं? जॉर्ज ल्यूकास, लुइस अल्थूसर एंड रेमंड विलियम्स। बात करते हैं ये लोग पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स की। ओके, और कार्ल मार्क्स का नाम इसमें सबसे पहले आता है। इन द लाइन्स, ये जो लाइन्स हैं, विथ गोल्ड ज्वेल्स कवर्स एवरी पार्ट एंड हाइड विथ ऑर्नामेंट्स देयर वांट ऑफ आर्ट। ये लाइन है एसेज ऑन क्रिटिसिज्म की, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई हैं। इसमें ये क्या रिजेक्ट्स कर रहे हैं, इस लाइन में क्या फीलिंग्स है, किस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं? तो देखिए नेचर को या एस्थेटिक ऑर्डर को, सौंदर्यता को। ओके, नहीं, यहाँ पे ये आर्टिफिशियलिटी को रिजेक्ट कर रहे हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, आर्टिफिशियलिटी। ओके, एसेज ऑन क्रिटिसिज्म अगेन ये एक पोएम है, ये बहुत कंफ्यूज करता है ये टाइटल। ध्यान रखें इसके नाम में ऐसे है, लेकिन ये है एक पोएम जो कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था, पब्लिश हुआ था 1711 में। यही याद हो जाना चाहिए, ये पोएम है। क्रिटिसिज्म पर एक एसेज लिखा है जो पोएम है, अपने आप में पोप ने लिखी है। और इसी में ही वो फेमस लाइन है आपकी, टू इल इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। ओके, तो कोयल बोल रही है। चलिए, तो एसेज ऑन क्रिटिसिज्म अलेक्जेंडर पोप का ये पोएम वर्क है। टू एयर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। भाई एयर मतलब एरर करना ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन भगवान माफ़ कर देते हैं। ओके, द अपोजिट ऑफ हाइपरबोले। हाइपरबोले इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, लिटरेरी डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस है। तो इसका अपोजिट पूछा है तुमने, ये है म्यूजिस। क्या अब हाइपरबोले में होता क्या है, बाकी इसी से हम इसको भी समझ लेंगे अपने आंसर को। हाइपरबोले क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ा के कहना। ओके, यूफोमिस्टिक होती है ये, बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ कर देना। तो यहाँ पर क्या है ना, घटा घटा कर नीचा दिखा देना। इतना बंदा डाउन है भी नहीं जितना उसको डाउन करके बताया जा रहा है। जितनी ख़राब चीज़ है नहीं उतना उसको डाउन करके बताया जा रहा है, बस ये है। हाइपरबोले का अपोजिट म्यूजिस। ओके, एक इंटेंशनली अंडरस्टेट कर देना। अंडरस्टेट मतलब पर्दा डालना, इंटेंशनली किसी खूबियों पर। समथिंग ऑन और इम्प्लाइज दैट इट इज़ लेसर इन सिग्निफिकेंस और साइज़, उसको लेसर बताना उसके सिग्निफिकेंस में और साइज़ में, देन इट रियली, जितना वो है उससे भी ज़्यादा उसको लेसर बताना, दैट म्यूजिस। What significance do we attach to the publication of I Am an Indian in Canada? ये जो वर्क है आई एम एन इंडियन इन कनाडा, इसमें आपको क्या जानने को मिलता है कि ये जो टाइटल है रिफर्स टू द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन राइटर लॉन्गिंग फॉर द साउथ एशियन कंट्री साइड। कोई अननोन राइटर है, इंडियन राइटर हैं जिनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, जो जिनके अंदर लॉन्गिंग्स मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा है अपने तरफ, अपने एशिया साइड, कंट्री साइड में रहने की। तो ये कह रहे हैं आई एम एन इंडियन इन कनाडा। ये आपका इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, तो इतना ही इसका आंसर है। तो इसको हम ऐसे ही समझ लेंगे, जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडियन है, कनाडा में रहते हैं, तो ऑब्वियसली उनको अपने वतन के लिए तो प्रेम रहेगा। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द नन्स प्रीस्ट टेल? ये क्या है नन्स प्रीस्ट टेल? ये एक पोएम है। ओके,
टेल लिखा टेल है कहानी, लेकिन नहीं है ये पोयम। नन्स प्रीस्ट टेल, नन्स जो होते हैं उनके जो प्रीस्ट मतलब जो पुजारी पंडित होते हैं, टेल है बाय जॉफ्री चॉसर। अगेन ये एक टेल है, वन ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स जितनी भी हैं उनमें से ये एक टेल है, और ये सारी टेल्स इंपॉर्टेंट हैं। कंपोस्ट हुआ था 1390 में, 1390 में इन्होंने लिखा था ये। तो इसमें पूछ रहे हैं इस टेल का क्या मोरल है। जैसे कि कैंटरबरी टेल्स में सभी ने जो टेल सुनाते हैं उसमें एक मोरल लेसन छुपा है, तो इसका क्या मोरल लेसन है? आंसर इज ए, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है, धीरे धीरे चलो पर निरंतर चलो, वहीं से आपको रेस जीत जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द ऐसे सिली नॉवेल्स बाय लेडी नॉवलिस्ट। बताओ कैसे कैसे टाइटल बना दिए, लेडी नॉवलिस्ट सिली नॉवल लिख रहे हैं ऐसे। तो यहाँ मैं अपना फेमिनिज्म साइड में रखूँगी, पढ़ाने पे जोर दूँगी। तो द ऑथर ऑफ द एसेस, ये ऐसे है, सिली नॉवेल्स हैं बाय लेडी नॉवलिस्ट। इसकी ऑथर्स हैं हमारी जॉर्ज इलियट। एक्चुअली जॉर्ज इलियट खुद एक फीमेल राइटर हैं। इन्होंने एक मैन स्यूडोनिम रख लिया, आदमियों वाला नाम रख लिया था अपने वर्क को पब्लिश कराने के लिए। सोच क्या थी कि हम कहीं पीछे ना कहलाएं एज अ फीमेल, तो एक मेल नेम रखा स्यूडोनिम, और अपना वर्क को इस नाम से पब्लिश कराया था इन्होंने, जॉर्ज इलियट नाम से। इनका रियल नेम क्या था? मैरी एन इवन, मैरी N इवन। ठीक है, तो ये इवेंट्स, ये इनका रियल नेम था जॉर्ज इलियट का। तो यही इन्होंने ये वर्क लिखा है, सिली नॉवेल्स बाय लेडी नॉवलिस्ट बाय जॉर्ज इलियट। फीमेल राइटर हैं, रियल नेम मैरी एन इवेंस। इनका जो लाइफ स्पैन था ये है हमारी मैडम 1819 to 1880 की। ओके, विक्टोरियन एज को बिलोंग करती है। अभी विक्टोरियन एज क्या है? 1837 से शुरू हो गई थी, तो भाई ये भी शुरू हो गई थी लिखना, तो वही चीज़ है ना, 1837 से 1901 विक्टोरियन एज है। तो ये हमारे विक्टोरियन ऑथर कहलाती हैं, राइटर कहलाती है। और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक है इनकी राइटिंग की, जॉर्ज इलियट जो लिखती हैं सिली नॉवेल्स बाय लेडी नॉवलिस्ट, तो इनकी ये साइकोलॉजिकल डेप्थ पे लिखती है। इनके जो कैरेक्टर जो होते हैं ना इनके वर्क में, कुछ ज़्यादा ही साइकोलॉजिकल डेप्थ लिए हुए होते हैं, और रूरल लाइफ को भी उन्होंने काफ़ी शो किया है। अच्छा, ये जो वर्क है सिली नॉवेल्स, ये पब्लिश हुआ था 1856 में, जो कि फिक्शन वर्क है, फिक्शन है, मनगढ़ंत, नॉट रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनक्वेंचेबल स्पिरिट ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो स्ट्रगल टू मेंटेन अ सब्सटेंशियल एग्जिस्टेंस ऑन अ लोनली आइलैंड रिफ्लेक्ट्स। तो देखिए, अनक्वेंचेबल, जिसकी प्यास ना बुझे, स्पिरिट ऐसी है, ये बिल्कुल ऐसी आत्मा जिसको कुछ ना कुछ करना ही है। रॉबिन्सन क्रूसो एक नावल है, बता दें इसको, ये बहुत इंटरेस्टिंग नावल है, और ऐसा कहते हैं कि इंग्लिश का पहला नावल माना जाता है। फंडामेंटल नावल भी कहते हैं इसको। लिखा किसने है? डैनियल डेफो ने लिखा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि क्या रिफ्लेक्ट करता है इनका जो अनक्वेंचेबल स्पिरिट है रॉबिन्सन की, स्ट्रगल जो कर रहे थे टू मेंटेन अ सब्सटेंशियल एग्जिस्टेंस, कि एक अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखें एक अकेले आइलैंड पर। तो ये कहानी है रॉबिन्सन की, जो एक आइलैंड पर रह जाता है और फिर आगे चल के इनकी जो स्ट्रगल है लाइफ का बढ़ता ही चला जाता है, और ये काफ़ी संघर्ष करते हैं। सो आंसर इसका हो जाएगा आपका डी, द एरिस्टोक्रेट्स डिसडेन फॉर द हार्श सोशल रियलिटी। द एरिस्टोक्रेट्स जो होते हैं, जो उच्च कुल के लोग होते हैं, उनका जो डिसडेन है, उनका जो तिरस्कार है फॉर द हार्श सोशल रियलिटी, ये इसका आंसर है। ये बात रिफ्लेक्ट होती है इससे। और रॉबिन्सन क्रूसो जो कि नावल है बाय डैनियल डेफो, कब पब्लिश हुआ था? ये 1719 में, बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट। ये जो रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी की किसी आइलैंड पे जाते हैं, ये सब एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, रियल पर्सन ये पर, ये नाम जो है फिक्टिशियस है, रॉबिन्सन क्रूसो। एंड ये आपका कंसिडर किया जाता है इंग्लिश का फर्स्ट नावल या फंडामेंटल नावल। 1719 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द कलेक्शन द सेल्टिक ट्विलेट। ट्विलेट मतलब जो शाम और रात के बीच का जो समय होता है ना, उसको ट्विलाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ब्रंच खाते हैं ऐसे कुछ। तो सेल्टिक ट्विलाइट क्या होता है? एक ऐसे है, वॉल्यूम ऑफ ऐसे है, जो पब्लिश किसके द्वारा हुआ है? W.B. यीट्स। इसके राइटर हैं W.B. यीट्स। ओके, विलियम बटलर यीस्ट। ये एक आयरिश पोइट हैं,
ओके, आयरिश पोइट है, ड्रामाटिस्ट है, नोबल प्राइज़ विनर है। नोबल प्राइज़ इनको मिला है 1923 में। एंड इनका लाइफ स्पैन है 1865 टू 1939। सेल्टिक ट्यूबलाइट एक एसेज है जो कि 1893 में पब्लिश हुआ है। ओके, तो अगेन इम्पोर्टेंट है द सेल्टिक ट्यूबलाइट, विलियम बटलर यीट्स का है। विलियम बटलर यीट्स नोबल प्राइज़ विनर है, इनको नोबल प्राइज़ मिला है 1923 में। इन मेडिवियल इंग्लैंड, मध्यकाल का जो इंग्लैंड था, अ डैश वॉज अंडरस्टूड टू बी अ ट्रेंड क्राफ्टमैन, वन हु वर्कड अंडर अ मास्टर हु ओन्ड द बिजनेस। आंसर इज मैंसिपल। मैंसिपल मीन्स होता है एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको सारा जिम्मेदारी दी जाए। तो ये उसी के बारे में बात चल रही है कि वॉज अंडरस्टूड टू बी अ ट्रेंड क्राफ्टमैन। एक मैंसिपल वो होता है जो ट्रेंड क्राफ्टमैन है, जो अच्छे से सब कर सकता है। हु वर्कड अंडर अ मास्टर हु ओन्ड द बिजनेस, जो बिजनेस जिसका है उसके अंडर ये काम करते थे। तो ये नाम जैसे जस्ट पूछ लिया गया है मैंसिपल करके, तो हमें याद रखना है, जो कि एडमिनिस्ट्रेट करेंगे हर चीज़ को। अगेन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया क्रिस्टोफर मार्लोव जी का। क्रिस्टोफर मार्लोव हीरोज आर सेड टू बी लार्जर देन लाइफ, एग्जैगरेटेड बोथ इन देयर फॉल्स एंड इन देयर क्वालिटी। इनके हीरोज बहुत अलग, लार्जर देन लाइफ, जो सोच नहीं सकते ऐसे कुछ, एग्जैगरेटेड जीवन में, फॉल्स में और क्वालिटी दोनों में हद से ज़्यादा। क्वालिटीज़ होंगे तो खूब हाई क्वालिटीज़, फॉल्ट्स होंगे तो भी हाई फॉल्ट्स दिखा देंगे। दे हैव अ डिज़ायर फॉर एवरीथिंग इन एक्सट्रीम, सब कुछ उन्हें एक्सट्रीम में चाहिए। एंड वन ऑफ हिज प्ले द हीरो वॉन्ट्स टू कन्क्वर द होल वर्ल्ड। द नेम ऑफ द प्ले इज़ डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस की बात चल रही है। ये डॉक्टर फॉस्टस होते हैं, ये बिल्कुल उनको सारा जो है दुनिया का मालिक बन जाना होता है, सारी शक्तियाँ मिल जाए मुझे, कुछ ऐसा इसमें थॉट चलता है इनका। तो इसी की बात कर रहे हैं। ये एक प्ले है जो कि आपका बाय क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखा है। क्रिस्टोफर मार्लोव शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी हैं। 1564 में उनका बर्थ है एंड 1593 में डेथ है। क्रिस्टोफर मार्लोव, इनका पैट नेम है किट मार्लोव। विद व्हाट डज द स्पीकर क्लेम टू बी हाफ इन लव इन ओड टू अ नाइटिंगेल। ओके, चलिए, तो ये ओड टू अ नाइटिंगेल है जॉन कीट्स का। जॉन कीट्स पब्लिश हुआ है 1819 में। इसका जो आपका आंसर है वो है डी, द पीस दैट कम्स विद डेथ। कौन सी चीज़ को ये क्लेम कर रहे हैं, किस बात के लिए ये बता रहे हैं ओड टू अ नाइटिंगेल में, जिसके लिए ये हाफ इन लव है। तो द पीस एक ऐसी शांति जो कम्स विद डेथ, जो डेथ के साथ आती है। एक्चुअली ये ओड टू अ नाइटिंगेल थोड़ा थोड़ा इनकी जो जर्नी है is a personal poem which describe Keats' journey into the state of negative capability। क्योंकि ये टर्म जो उनका दिया हुआ है उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ओड टू अ नाइटिंगेल जॉन कीट्स का है, 1819 में पब्लिश हुआ है। इन विच चैप्टर ऑफ पोएटिक्स डज एरिस्टोटल यूज द वर्ड कैथारसिस इन हिज डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। ओके, किस चैप्टर में ये बात करते हैं एरिस्टोटल कैथारसिस की, जो इनका टर्म है इन्होंने दिया है अपनी बुक पोएटिक्स में। इसके बारे में एरिस्टोटल अपने बुक के किस पार्ट में ये बात कर रहे हैं? ऑप्शन इज बी, चैप्टर 6 में ये बात करते हैं। स्टूडेंट्स, आज इस लेसन में हमने टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, लगभग 20 क्वेश्चंस हैं। एंड मैंने काउंट नहीं करती हूँ, मेरे पास जो ये PDF होता है मैं उसको कंटिन्यू करती चली जाती हूँ। एंड जो नए स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब करके आगे बढ़े और सब कमेंट्स करके बताएंगे तो बाकी बच्चे जो नए जुड़ते हैं उनको हेल्प मिलती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।